आतून सीरीज किस्त नंबर 111 बाय उर्दू क्लासिक। आतून किले के दरवाजे से नहीं गुजर सकता था। वहां पूरी गार्ड पहरे पर मौजूद थी। इसने दरवाजे से हटकर किले की दीवार फाड़ने का फैसला किया और दीवार के साए में आकर उल्टे रुख चलने लगा। ये कोई आज के जमाने का पुराना किला नहीं था जिसकी दीवारें शिकस्ता हो। दीवार पुख्ता और हमवार थी और ऊपर को चली गई थी। किसी जगह से भी एक पत्थर भी नहीं उखड़ा हुआ था। आतून को लगा कि वो दीवार पार न कर सकेगा, मगर अचानक उम्मीद की शम्मा रोशन हो गई। किले की दीवार में एक मुकाम पर ऊपर उफ़क़ी रोज़न था। इस रोज़न में फसील की दूसरी जानिब रोज़न से फेंके जाने वाले तेल का एक खाली कड़ाव रखा हुआ था, मगर नीचे से रोज़न तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। इस रोज़न तक ऊपर फसील की दीवार से एक सीढ़ी आती थी, मगर रोज़न चूंकि जरा नीचे था, इसलिए आतून के दिल में उम्मीद पैदा हुई कि अगर वो पूरी ताकत से उछलकर कोशिश करे तो रोज़न तक पहुंच सकता है। आतून ने खुदा का नाम लेकर सांस को काबू में किया और 10 कदम पीछे हटकर दौड़ता हुआ आया और दीवार के पास आते ही पूरी ताकत से ऊपर को उछला। आतून की ताकत बहुत ज्यादा थी। इसकी छलांग आम इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। पहली ही कोशिश में इसके हाथ रोज़न के पत्थरों में अटक गए। अब वो नीचे नहीं गिर सकता था। इसने अपने आप को उछाला और रोज़न के दरमियान कड़ाव के पास दुबक कर बैठ गया। दूसरी तरफ अंधेरे में देखा, किले की फसी दूसरी जानिब पानी से भरी हुई एक खाई थी। आतून ने इसमें छलांग लगा दी। वो पानी में उगी हुई लंबी घास में गिरा, जिसकी वजह से आवाज पैदा न हुई। आतून खाई से दूसरे किनारे पर जा निकला। इसके ज़हन में एक मंसूबा था। इसे मालूम हो चुका था कि इसका नाम शिमार है और वो फिरौन रईस के हामियों में से है और उसका खास आदमी है। चुनांचे इसने फिरौन के शाही महल की तरफ जाने का फैसला कर लिया था। शाही महल के किले से ज्यादा दूर नहीं था। वहां तक एक शाहरा भी जा रही थी, मगर आतून इससे हटकर खजूरों के दरख्तों में से गुजरता शाही महल के बाग की अकबी दीवार के पास पहुंच गया। महल के बाग की दीवार बहुत ऊंची थी। इस दीवार के इर्द गिर्द किसी जगह खजूर का दरख्त नहीं था कि आतून इस पर चढ़कर दीवार को फांद लेता। रात गुजरती जा रही थी। अगर दिन निकल आता तो इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर उनके दरबार में पेश करने से पहले इसी सिपा सलार के हुजूर ही पेश किया जाना था और फिर आतून के लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। आतून वैसे तौहीद परस्त फिरौन रईस की मदद भी करना चाहता था और इसे काहिन आजम और सिपा सलार की खूनी साजिश से बचाना चाहता था। इसलिए मजीद जरूरी हो गया था कि जैसे भी हो वो बादशाह के पास पहुंचने की कोशिश करे, मगर सामने पहाड़ जैसी दीवार खड़ी थी। आतून का जहन बड़ी तेजी से सोच रहा था, मगर इसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। दीवार इतनी ऊंची थी कि वो छलांग लगाकर इसे पार नहीं कर सकता था। वो कुछ नाउमीद सा होकर दीवार के साथ उगी हुई एक झाड़ी के साथ लगकर खड़ा हो गया। ऐन इसी वक्त झाड़ी में से एक स्याह काला कोबरा सांप पुकारता हुआ निकला और आतून की पिंडली पर डस लिया। कोबरा डसने के बाद एक तरफ को दौड़ा तो आतून ने सांप की जुबान में इसे आवाज दी। कोबरा सांप ऐसे जैसे सख्ते में आ गया। ये कौन शख्स है जिसने इसे सांपों की जुबान में पुकारा है? आतून लपक कर सांप के पास पहुंच गया। सांप ने अपना फन उठाया ताकि खतरे का मुकाबला कर सके। आतून ने इसके करीब जाते ही कहा, मेरे दोस्त, मैं आतून हूँ, तुम्हारे पद्मनाग देवता का भाई। इसका सबूत यह है कि मैं तुम्हारी जुबान में बात कर सकता हूँ। ये जुबान मुझे तुम्हारे पद्मनाग देवता ही ने सिखाई थी। दूसरा सबूत यह है कि तुम्हारे डसने का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। कोबरा सांप ने बारीक सीटी जैसी आवाज में कहा, मेरा जहर इतना मोहलक है कि जिसको डस दूं वो एक पल भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। तुम अभी तक जिंदा हो और हमारी जुबान भी जानते हो। बेशक तुम पद्मनाग देवता के भाई हो सकते हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आतून ने दीवार की तरफ इशारा करके कहा, क्या तुम किसी तरह मुझे इस दीवार के पार पहुंचा सकते हो? सांप ने कहा, यह काम मैं अकेला नहीं कर सकता। तुम यहीं ठहरो, मैं भी अपने साथियों को लेकर आता हूँ। सांप चला गया। आतून बेचैनी से दीवार के साए में इधर उधर टहलने लगा। थोड़ी देर में कोबरा सांप इस आलम में आया कि इसके पीछे 15-16 सांप भीगते चले आ रहे थे। कोबरा सांप ने आतून से कहा, हम सारे सांप दीवार के साथ एक दूसरे से चिमट कर एक रस्सी की तरह लटक जाएंगे। तुम हमें पकड़कर दीवार पर चढ़ जाना। आतून के देखते देखते सारे सांप दीवार की तरफ लपके। उन्होंने फौरन ही दीवार के पास एक रस्सी बना दी। कोबरा सांप ने सबसे ऊपर के किंगरे को जाकर जकड़ लिया था। बाकी सांप एक दूसरे की दुमों को अपने मुंह में थामे नीचे लटक रहे थे। आतून ने सांपों की कमंद को थामा और दीवार के साथ पांव टिकाकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ता चला गया। दीवार के ऊपर पहुंचकर वो कंगरों के दरमियान बैठ गया। बाकी तमाम सांपों ने एक दूसरे को छोड़ दिया था। कोबरा सांप कंगरे के साथ चिमटा हुआ था। आतून ने इसका शुक्रिया अदा किया। कोबरा सांप ने ताजीम से अपना फल 3 बार झुकाया और नीचे उतर गया। आतून ने दूसरी जानिब निगाह डाली। अंधेरे में शाही बाग की झाड़ियां, दरख्त और फूलों के तख्ते जैसे हल्की स्याह रंग की चादर ओढ़े गहरी नींद सो रहे थे। आतून ने ऊपर से एक दरख्त पर छलांग लगा दी। वो नीचे भी छलांग लगा सकता था। दरख्त की झाड़ियों को पकड़ता वो बाग में पहुंच गया। इसका बचपन शाही महलों में गुजरा था और खूब जानता था कि बादशाह की ख्वाबगाह में महल में आम तौर पर कहाँ हुआ करती है। वो बाग में छुपकर गुजरता शाही महल के अकब में आ गया। इसने ऊपर निगाह उठाई। एक जगह दरीचे में सफेद रेशमी पर्दों में से काफूरी रोशनी छन छन कर आ रही थी। यही बादशाह की ख्वाबगाह हो सकती थी।
अगर ये ख्वाबगाह ना भी हो तो तब भी आतून बादशाह रईमस के करीब पहुंच सकता था। शाही दरीचे तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम था क्योंकि यहाँ भी कोई दरख्त नहीं था और दरीचा काफी बुलंदी पर था। आतून दीवार के साथ जरा आगे बढ़ा तो इसे दो ज़रापोश सिपाही नेज़े लिए पहरा देते दिखाई दिए। वहाँ कोई मिशल रोशन नहीं थी। सिपाहियों के अक़ब में एक दरवाजा था जो बंद था। यकीनन ये शाही महल का अक़बी दरवाजा था जो आमतौर पर उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था जब महल के बड़े दरवाजे की जानिब से दुश्मन यलगार कर दे। यह दरवाजा शाही दरीचे के नीचे ही था। यकीनन ऊपर शाही ख्वाबगाह थी। आतून एक ज़रापोश सिपाही के सामने आ गया। सिपाही नेज़े संभाल कर इसकी तरफ लपके तो इसने बुलंद आवाज में कहा, सूरज के देवता रईमस का इकबाल बुलंद हो। मैं सूडान से एक जरूरी पैगाम लाया हूँ। मेरा नाम शिमार है। ज़रापोश सिपाही ने शिमार को शायद पहले कभी नहीं देखा था। वो इसे कोई बागी या डाकू समझे और नेज़े से हमला कर दिया। नेज़े आतून के जिस्म के आर पार ना हो सके क्योंकि इस बार आतून ने अपने जिस्म को पत्थर बना लिया था। नेज़े इसके जिस्म से टकरा कर उछट गए। सिपाही शशदर से होकर रह गए। आतून ने इनसे कहा, मुझे बादशाह के हुजूर पहुंचा दो। मैं इनके लिए एक अहम पैगाम लेकर आया हूँ जिसका किसी दूसरे को इल्म नहीं होना चाहिए। मगर सिपाही तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते थे। उन्होंने एक बार फिर आतून पर हमला किया। इस दफा भी नेज़े उछट कर रह गए। आतून को गुस्सा आ गया। इसने दोनों से नेज़े छीन कर तोड़ डाले। आतून की इस गैर मामूली ताकत से सिपाही खाइफ होकर एक कदम पीछे हट गए। वो इसे कोई देवता समझ रहे थे। इस किस्म की तोहमात उस जमाने में आम हुआ करते थे। आतून जानबूझकर ऊंची आवाज में बोल रहा था। ऊपर दरीचे का सफेद पर्दा हटा और किसी कुनीज ने नीचे झांक कर पूछा, ये कौन गुस्ताख बादशाह आजम की नींद में खलल डालने की जुर्रत कर रहा है? आतून ने चेहरा ऊपर उठाकर बुलंद आवाज में कहा, नेक दिल कुनीज, मुझे माफ कर देना मगर मेरा बादशाह सलामत से मिलना जरूरी है। इन्हें मेरी तरफ से अर्ज करो कि शिमार सूडान से जरूरी पैगाम लेकर आया है। कुनीज पर्दा छोड़कर पीछे हट गई। फिर फौरन दरीचे से सर बाहर निकालकर तेज तेज लहजे में सिपाहियों से मुखातिब हुई, इसे ऊपर ले आओ। ज़रापोश सिपाही फौरन आतून को साथ लेकर खुफिया दरवाजे में दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद आतून शाही ख्वाबगाह में अदब से खड़ा था। इसके सामने चंद कदमों के फासले पर सोने के पलंग पर जमूदो रकीक लगी मुसहरी पर मिस्र का हुक्मरान रईमस दोजानू बैठा था। इसके कंधों पर नीली शाल थी और बालों में कमल का फूल बंधा हुआ था। इसकी आंखें ख्वाबगाह की शमों की ख्वाबंगेज रोशनी में हीरो की तरह चमक रही थी। चेहरे पर एक खास किस्म का जलाल और मुलायमत थी। इसने आतून की तरफ देखकर कहा, शिमार, तुम हैरान क्यों हो और वहाँ क्यों खड़े हो? क्या भूल गए कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और हमेशा हमारे करीब आकर बातें किया करते हो? बादशाह रईमस खुद ही बताया जा रहा था कि इससे क्या करना चाहिए। आतून ने चंद कदम उठाए और फिरौन की मुसहरी के पास आकर अदब से खड़ा हो गया। फिरौन ने कुनीज और शाही गुलामों को वहां से भिजवा दिया। जब वहाँ फिरौन और आतून अकेले रह गए तो फिरौन ने कहा, शिमार, इस बार तुमने सूडान में बड़ी देर कर दी। मैं तुम्हारे बारे में तशवीश होने लगी थी मगर तुम्हारी तलाश में हम सिपाही रवाना नहीं कर सकते थे क्योंकि सिपा सालार गोपाज को इल्म हो जाता। अब बताओ कि तुम सूडान से क्या खबर लाए हो? क्या जंग की सूरत में सूडान की हुकूमत हमारी मदद करेगी? इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता मेरे आका, आतून ने कहा, लेकिन इस वक्त आपकी जान शदीद खतरे में है। सूडान में मुझे मेरे जासूसों ने बताया कि मिस्र के शाही महल के अंदर आपके खिलाफ एक घिनौनी साजिश का आगाज हो चुका है। इस साजिश में काहिन आजम और सिपा सालार दोनों शरीक हैं। फिरौन रमीज के चेहरे पर फिक्र और तरद्दुद के असरात उभर आए। इसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर छत की तरफ चेहरा उठाकर देखते हुए कहा, ए खुदा वाहिद वाहदहू ला शरीक, मेरी हिफाजत कर। मैं तेरी जात में किसी को शरीक नहीं ठहराता। तू वाहिद है, तेरा कोई सानी नहीं। सूरज, चांद, सितारे तेरे अदना गुलाम है। आतून फिरौन रईमस के इन ख्यालात से बहुत मुतासिर हुआ। इसने बादशाह से कहा, उन्होंने मुझे गिरफ्तार करके तहखाने के फर्श में दफन कर दिया था। मैंने ये सारी साजिश की तफसीर इनकी जुबानी खुद सुनी। खुदा वाहिद ने मेरी मदद की और मैं इनके जाने के बाद गड़े में से जिंदा बाहर निकल आया और किसी तरह आपकी हुजूर पहुंच गया। फिरौन रईमस बोला, शिमार, हम अपना महल नहीं छोड़ेंगे, ना ही हम एक खुदा की इबादत करने से मुंह फेरेंगे। आतून ने अर्ज की, शहनशाह ज़ी वक़ार, फिर भी हमें आपकी जान की हिफाजत करनी होगी। आपकी जिंदगी हमारे लिए रोशनी का एक मीनार है। फिरौन रईमस ने आतून की हमदर्दी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, शिमार, अब तुम्हारा अपने महल वाली हवेली में जाना मुनासिब नहीं क्योंकि सिपा सलार गोपाज और काहिन आजम तुम्हें अपनी तरफ से हलाक कर चुके हैं। हम चाहते कि तुम हमारे ही खास महल की एक चारदीवारी में क़याम करो, मगर हुजूर अनवर महल के लोग मुझे पहचानते हैं। आतून ने कहा, वो गोपाज और काहिन आजम को बता देंगे और वैसे भी दोनों मुझे यहाँ महल में देख सकते हैं। फिरौन रईमस ने शिमार यानी आतून की तरफ एक निगाह डाली, कुछ देर सुकूत किया, फिर बोला, हम मशवरा देंगे कि तुम मुल्क बाबल के सफीर की हैसियत से हमारे शाही मोहल्लात के एक महल में रहो। मुल्क बाबल वालों की लंबी चकोर दाढ़ियाँ होती हैं और गर्दन तक बाल होते हैं। इनका लिबास भी मिस्रों से मुख्तलिफ है।
यूं तुम पहचाने भी नहीं जाओगे और हमारे शाही महल में भी रहोगे। आतून को फिरौन की ये तजवीज़ बहुत पसंद आई। फिरौन ने आतून को अपने कमरा खास में भिजवा दिया, जहां हर किस्म का साजो सामान पड़ा था। आतून ने वहीं बैठकर भेस बदला, मुंह पर लंबी दाढ़ी मूछें लगाई, सर पर नकली बालों की विग जमाई और जब बाबुल वालों की तरह ऊंची दीवार वाली टोपी पहनकर फिरौन रहीमस के सामने आया तो वो भी इसके भेस पर दंग रह गया। आतून शाही मोहल्लात में से दरिया नील के किनारे वाले एक छोटे से खूबसूरत महल में रहने लगा। महल के एक जानिब दरिया बहता था, दूसरी तरफ जैतून, इंजीर और अंगूर का बाग था। दूसरे रोज तयशुदा मंसूबे के मुताबिक आतून बाबुल के सफीर के भेस में शाही रथ पर सवार होकर फिरौन के महल में गया। फिरौन के सामने असनादे सिफारशात पेश की। दरबार में सिपा सलार, गोपाज और काहिन आजम भी मौजूद थे, मगर वो आतून को पहचान न सके। आतून दिन के वक्त बाबल के सफीर के भेस में रहता, मगर रात को अपने असली हुलिये में आ जाता। इसने अपने महल में कोई मुलाजिम नहीं रखा था, वो बिल्कुल अकेला रहता था। एक रात वो पदमनाग के बारे में सोच रहा था कि इसे सांप की सीटी सुनाई दी। आतून ख्वाबगाह से निकलकर बाग में दरिया के किनारे आया तो देखा कमल के फूलों के दरमियान एक सांप कुंडली मारे बैठा इसे सुर्ख आंखों से तक रहा है। आसमान पर गोल जर्द चांद निकला हुआ था, जिसकी चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी। आतून खामोशी से सांप की तरफ देखने लगा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना चाहता था। सांप ने कहा, अजीम पदमनाग देवता के भाई को मेरा नमस्कार। अब आतून ने कहा, तुम आधी रात को कैसे आए हो? आपने मुझे पहचाना नहीं? सांप ने कहा, मैं उन सांपों में से एक सांप हूँ जिन्होंने एक दूसरे के साथ जुड़कर कमंद बनाई थी और आप महल की दीवार पर चढ़े थे। मुझे मालूम हुआ था कि आपको पदमनाग देवता की तलाश है। क्या तुम मेरे दोस्त की कोई खबर लाए हो? आतून ने जल्दी से पूछा। सांप बोला, मैंने सुना है कि पदमनाग देवता मुल्क मिस्र की तरफ बढ़ रहे हैं। बाद सांपों ने यह भी खबर दी है कि वो अहरामों के पीछे किसी गार में उतरे हुए हैं। बस मुझे आपकी खिदमत पे यही पैगाम पहुंचाना था। सांप आतून की ताजीम बजा लाकर चला गया। आतून इस वक्त अपने उस असली हुलिये में था, मगर इसे इसका ख्याल न रहा। इसने अस्तबल से घोड़ा निकाला, इस पर सवार हुआ और सर पर दौड़ाता हुआ अहरामों की तरफ रवाना हो गया। अहराम मिस्र शाही मोहल्लात से काफी दूर से अहराम वाक़ थे, मगर आतून भी घोड़ा दौड़ाता चला जा रहा था। अहरामों के करीब पहुंचकर इसने घोड़े को एक तरफ बांधा और अहरामों के अकब में पदमनाग की तलाश शुरू कर दी। चांदनी सहरा में चारों तरफ फैली हुई थी, बड़ा पुरस्तान मंजर था। आतून ने सांप की सीटी की आवाज में पदमनाग को बार बार पुकारा, मगर पदमनाग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। आतून को यकीन हो गया कि पदमनाग अभी मिस्र नहीं पहुंचा है। वो वापिस अहरामों की तरफ चला। अपने घोड़े के करीब पहुंचा तो इसे एक अहराम की जानिब हल्की सी रोशनी नजर आई। ये रोशनी किसी शम्मा की थी, जो एक पल के लिए नजर आकर गायब हो गई। आतून को तजस्सुस हुआ कि रोशनी कैसी थी। वो रेतले टीलों और चट्टानों की आड़ लेता उस मुकाम पर पहुंचा जहाँ इसे रोशनी की झलक नजर आई थी। इसने देखा कि एक अहराम के ऊंचे मगर तंग दरवाजे में से पुरस्कार आवाजें आ रही हैं। इसने दीवार के साथ लगकर दरवाजे के अंदर झांका। ये एक अधूरा अहराम था, जिसका काम किसी वजह से रोक दिया गया था। इसके अंदर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। आवाजें जो आतून के ख्यास के मुताबिक इंसानी आवाजें थी, अब गायब हो चुकी थी। आतून अहरामों की अंदरूनी बनावट से खूब वाकिफ था। इसे शक हुआ कि इस अधूरे अहराम में जरूर कोई गड़बड़ है और यहाँ कोई साजिश हो रही है। अहराम के अंदर शुरू में एक गहरा कुआं खुदा हुआ था, जिसके पहलू में एक तंग रास्ता दीवार के साथ अंदर जाता था। ये कुएं इन चोरों डाकुओं के लिए बनाए जाते थे जो मुर्दा फिरौनों के खजाने लूटने आते थे और अहराम की दीवार तोड़कर जब अंधेरे में अंदर बढ़ते थे तो कुएं में गिर जाते थे, जिसकी तह में नुकीले नेजे गड़े होते थे। लेकिन आतून इस बनावट से खूब वाकिफ था। अभी कुएं नेजे में भी नहीं गाड़े गए थे, क्योंकि ये अहराम अभी जेरे तामीरी था। इसे अधूरा छोड़ दिया गया था। अंधेरे में आतून अंदर बढ़ा तो इंसानी आवाजों की हल्की सी भिनभिनाहट सुनाई दी। वो हमतन गोश हो गया। चंद कदम के बाद कुएं की दूसरी जानिब अहराम की ठंडी और अंधेरी राहदारी बाएं जानी मुड़ गई। यहाँ एक ताबूत घर के अंदर से मोमबत्ती की रोशनी आ रही थी। अब आतून को आवाजें साफ सुनाई देने लगी। इसने इन आवाजों में से एक आवाज को पहचान लिया। ये काहिन आजम की आवाज थी। काहिन आजम कह रहा था, गोपाज ने हर मुमकिन ताबून का यकीन दिलाया है। एक दूसरी आवाज उभरी, तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हमें मुर्तद फिरौन का तख्ता उलट देना चाहिए। इसे मस्जिद जिंदा नहीं रहने देना चाहिए। तीसरी आवाज आई, फिरौन ने सूर्य देवता के मंदिर में भी जाना छोड़ दिया है। ये हमारे अजीम देवता की तौहीन है। काहिन बोला, तशवीश की बात यह है कि मिस्र के कुछ बासर तबके फिरौन की तौहीद परस्ती के कायल होकर इसका साथ दे रहे हैं। चुनांचे जब बगावत होगी तो आदि के करीब राया इन बासर लोगों के साथ होगी। काहिन आजम, ये आपका महज वहम है। मिस्र के लोग सूर्य देवता के पुजारी हैं, वो अपने मजहब को नहीं छोड़ सकते। एक आवाज आई, मुझे इस बारे में कोई तरद्दुद नहीं है। काहिन आजम ने कहा, अगर मुझे फिक्र है तो सिर्फ फौज के उस हिस्से की है जो नायब सिपा सलार के मातहत है। नायब सिपा सलार फिरौन का वफादार है और फिर सूडान से भी फिरौन को मदद मिल सकती है। सिपा सलार गोपास ने कहा, कहो कि वो सबसे पहले नायब सिपा सलार को रास्ते से साफ करे। दूसरी आवाज ने कहा, सूडान की जानिब से जब तक फौज आएगी
उस वक्त तक हम लोग तख्त पर कब्जा कर चुके होंगे और फौज हमारे साथ होगी। तीसरी आवाज आई, काहिन आजम आप वक्त ज़ाया न करें। और फिर रहीम उसको कल जहर देकर, कुनीज रामता हमारी अपनी औरत है, वही फिर उनको सुबह मशरूब पेश करती है। सब ने पुरजोर अंदाज में इस ख्याल की तायद की, यहाँ तक कि काहिन आजम को इस तजवीज़ पर फौरी अमल करना पड़ा। इसने कहा ठीक है, मैं आज सुबह ही फिर उनका काम तमाम किए देता हूँ। मैं भी जाकर सिपा सलार गोपास को अपने मंसूबे से आगाह कर दूंगा। आप लोग अपनी जगहों पर चौकस रहें। जो ही फिरौन की मौत का शोर मचे, फौरन दरबारी सिपाहियों और फिरौन के दूसरे वफादारों का बेदरेक कत्लेआम शुरू कर दें। दूसरी तरफ सिपा सलार गोपास छावनी पर कब्जा करके शाही महल पर हल्ला बोल देगा। आतून ने सुना तो चौकस हो गए, फौरन वहां से निकल गया। फिर घोड़े की पीठ पर वापस अपने दरिया वाले महल की तरफ रवाना हो गया। अपने महल में घोड़े को छोड़कर वो दरिया नील के किनारे पहुंच गया और किनारे की दलदल में उगी हुई बास जड़ी बूटियां इकट्ठी करने लगा। कुछ जड़ी बूटियां जमा करके वो अपने महल में लाया, इन्हें केतली में डालकर उबाला। फिर इस मशरूब को ठंडा करके एक प्याले में डाला और शम्मा की रोशनी में इसे गौर से देखा। ये तेल की किस्म का एक मशरूब बन गया था। आतून ने इसे एक छोटी सी शीशी में बंद करके रख लिया। सूरज तुलू हुआ तो गुस्ल के लिबास में तब्दील किया, बाबुल के सफीर का हुलिया बनाया और फिर उनके महल में पहुंच गया।